फुटबॉल के प्रायोजक हैं मनोहर लाल एवं कल्पना सारदा, कोप्पल, कर्नाटक। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए वीर सावरकर पर। कांग्रेस ने तुच्छ राजनीति और षड्यंत्रों की एक ऐसी श्रृंखला का प्लान किया है जिसको हिंदुस्तान के सामने लेकर आना जरूरी है। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने सावरकर जी के जीवन पर जुड़े हुए ऐसे घटनाओं को, पहलुओं को दिखाएंगे जो इस देश को सावरकर का वास्तव परिचय तो देगी ही, कांग्रेस के षड्यंत्र को भी नंगा करेगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सावरकर के खिलाफ कांग्रेस के अधिकृत फेसबुक के पेज पर ऐसे घिनौने पोस्ट को किया जा रहा है जो कि किसी लुच्चे लफंगे के लिए भी नहीं किया जा सकता। एक राष्ट्रीय पार्टी को सावरकर के जाने के बाद, इतने साल बाद भी डर लगना, यह उनके महानता का सबसे बड़ा परिचायक है। लेकिन कांग्रेस की नीचता ये दिखाना भी हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। हम कांग्रेस के तमाम समर्थकों को, नेताओं को, राष्ट्रीय नेतृत्व को यह आह्वान करते हैं कि सावरकर पर चर्चा करनी है तो हम कहीं पर भी, आप जहां पर कहेंगे वहां पर आने के लिए तैयार है। सावरकर पर वास्तव बात करिए। सावरकर को बदनाम करने का एक तरफा षड्यंत्र चलाएंगे तो फिर नेहरू गांधी परिवार की रंगरलियों के किस्से हिंदुस्तान को बताना हमारी मजबूरी हो जाएगा। आज हम आपके खिलाफ कुछ बोलने के बजाय सावरकर की महानता लेकर आ रहे, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गंदी हरकत करने का प्रयास हुआ तो फिर हमको वो रंगरलियां दिखानी पड़ेगी। आज सावरकर जी का परिचय हिंदुस्तान को हम करते हैं। कितना योग भी है कि सावरकर जी की पुण्यतिथि 26 मार्च भी आ रही है और इसलिए ये दोनों चीजों को हम इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं। आपके कॉल और प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस जिसे अपनी प्रेरणा मानते थे, उनके लिखे शब्दों से क्रांतिकारियों को ऊर्जा मिलती थी, जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी बसे भारतीयों में क्रांति की ज्योति जलाई। जिस महान क्रांतिकारी का जीवन हमेशा संघर्षों के बीच बीता, आज उस क्रांतिकारी को सत्ता के लालची गद्दार बता रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने महान क्रांतिकारी वीर सावरकर को शहीद दिवस पर गद्दार की संज्ञा दी। वैसे यही नहीं, इन सत्ता के लालचियों ने पहले भी सावरकर पर गांधी को मारने के आरोप लगाए, लेकिन सावरकर ने अपने आप को कोर्ट में पाक साफ साबित कराया। वो एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक और साहित्यकार थे। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए बीता। आजादी के वास्ते सावरकर ने गुप्त सोसाइटी बनाई जो मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। 1905 के बंगभंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जिसे बाद में गांधी जी ने अपनाया। सावरकर जी रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित। लंदन में रहने के दौरान मदन कुमार ढींगरा को फांसी देने के बाद सावरकर जी ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा, जिससे लंदन में भारतीय एकजुट हो गए। उन्होंने ढींगरा के लिखित बयान के पर्चे भी बांटे। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल की जेल भोगी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। वो हमेशा अखंड भारत के पक्षधर रहे। वैसे आज भी भारत की ज्यादातर युवा पीढ़ी नहीं जानती कि सावरकर को 2 पीढ़ियों की काले पानी की सजा क्यों हुई, जबकि तथाकथित इतिहासकार कहते हैं आजादी की लड़ाई सिर्फ गांधी नेहरू ने लड़ी। वो सावरकर ही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। जो गांधी जी उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो गांधी भी सावरकर के तरीकों से ही अंग्रेजों से लड़ते थे। वैसे कांग्रेस ने गांधी नेहरू सरनेम के अलावा किसी को क्रांतिकारी माना ही नहीं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी को गद्दार कह रही है कांग्रेस।
जिन गांधीवादी नेताओं ने भारत के बंटवारे की हरी झंडी दिखाई, जिस कांग्रेस राज में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री की मौत कैसे हुई आज तक पता नहीं चलने दिया, वो कांग्रेस कैसे सावरकर को क्रांतिकारी कह सकती है, कैसे दूसरे क्रांतिकारियों को सम्मान दे सकती है। लेकिन क्या देश में शहीदों को सम्मान देने का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने ही लिया है? क्या इतिहास के आधार पर समाज और बुद्धिजीवियों का तो ऐसे में हम सबको आगे आना होगा, चाटुकार इतिहासकारों को सबक सिखाकर भारत के सच्चे शहीदों को सम्मान दिलाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को क्रांतिकारियों के संघर्ष की कहानी नहीं बता पाएंगे। सावरकर की महानता की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सारे नेतृत्व के पास जितने गुण थे उससे 1000 गुना ज्यादा गुण सावरकर के पास थे। लेकिन चाटुकार इतिहासकारों को साथ लेकर पहले मुगलों ने, फिर ब्रिटिशों ने और उसके बाद कांग्रेस ने हिंदुस्तान के असली महानायकों को हिंदुस्तान के सामने जाने ही नहीं दिया, पहुंचने ही नहीं दिया। सावरकर किताबों में पढ़ाए नहीं जाते, संसद में फोटो नहीं लगनी दी जाती। जहां पर अंडमान में उनको काली पानी की सजा हुई 2-2, वहां पर उनको उम्र कैद की सजा हुई, वहां पर भी उनकी नाम की पट्टियां उतारी जाती है। तो सावरकर हिंदुस्तान को सामने सचमुच जाएंगे ही कैसे? उसके बावजूद सावरकर जब पहुंच रहे तो गांधी, नेहरू घरी जो परिवार है उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है और उनको लगता है कि वास्तव हीरे से अगर हिंदुस्तान का परिचय होगा तो हमारे नकली हीरो तो ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। और इसलिए बार बार इस देश के महानायकों के खिलाफ नेहरू गांधी परिवार षड्यंत्र करता आया है। अब बात केवल सावरकर की नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जीते जी भी नहीं जिया नहीं था, मरने के लिए भी उनको विदेशियों के हवाले किया और देश आजाद होने के बावजूद भी उनको विश्व युद्ध का एक आरोपी के तौर पर रखने के लिए नेहरू ने पत्र भेजा। इतना ही नहीं, इतिहास पुरुषों से भी इन्होंने कैसा षड्यंत्र किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो देश के हिंदवी स्वराज्य संस्थापक थे, उनके खिलाफ इस देश के पहले प्रधानमंत्री की इतनी छोटी बुद्धि थी कि उनको शिवाजी महाराज का वास्तव परिचय हिंदुस्तान को नहीं देना था और इसलिए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी महाराज को लुटेरा कहा। भगत सिंह को फांसी से ना बचाना हो या इस देश के तमाम में से मैं इस लिस्ट को अगर पढ़ने लगूं तो 1 घंटे का टाइम केवल नाम लेने में निकल जाएगा, जिसके खिलाफ कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने षड्यंत्र किया है। लेकिन बात सावरकर जी से निकली है और सावरकर जी पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और इसलिए आज आपके सामने हम सावरकर फिल्म से 13 ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जो सावरकर जी को समझने के लिए पर्याप्त है। वो भी हम आपके सामने दिखाएंगे, कॉलर से भी बात करेंगे। हमारे साथ मनमत देशपांडे जी नागपुर से जुड़े हैं जो कि सावरकर पर बहुत कार्य कर चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। आप सबकी प्रतिक्रियाओं के साथ बिंदास को आगे बढ़ाते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, सब मैं आगरा से हरीश बोल रहा हूँ। बोलिए हरीश जी। हाँ जी, मेरा कहना है सोनिया कांग्रेस का सावरकर को ट्रेटर कहना उसकी नीच सोच और अज्ञानता का ज्वलंत उदाहरण है। सत्ता जाने के बाद वह खुलकर सामने आने लगा है। कभी वह कन्हैया को भगत सिंह के तुल्य घोषित करते हैं, पप्पू राजा उनके समर्थन में धरने पर बैठ जाते हैं। अब सावरकर पर टिप्पणी उनके इतिहास की कम जानकारी बताता है। क्या सावरकर ने देश तोड़ने की बात कही? क्या अंग्रेजों को वह नहीं लड़े? क्या उनको 50 साल का कारावास नहीं मिला? अगर जेल मैनुअल के हिसाब से बंदियों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं और उसको देने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की या जेलर को लिखा, तो इसमें कौन सी गलत बात की? क्या कांग्रेस बताएगी कि 1947 का देश विभाजन उसकी सहमति से नेहरू गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ? क्या कश्मीर की समस्या नेहरू की देन नहीं है? क्या 1962 में चीन के सामने शर्मनाक हार नेहरू की दूरदर्शिता का परिचायक नहीं है? तो ये ऐसे में या ये सब काम देश तोड़ने के या चीन के सामने शर्मनाक होने के काम सावरकर कर रहे थे? तब देशद्रोही कांग्रेस है या सावरकर है? अगर ट्रेटर थे तो सुभाष चंद्र बोस और राजा जी किस बात के लिए 1937 में सावरकर को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए प्रेरित करने गए थे? ये स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल हरीश जी, मैंने तो आज ही घोषित किया है कि आज हम नेहरू गांधी परिवार की रंगरलियों की बात नहीं करेंगे। हम ये बात अगर दोबारा सावरकर के खिलाफ कोई बात इन्होंने की तो ठोक बजा कर करेंगे। आज सावरकर की महानता बताएंगे।
सावरकर जी की महानता के तमाम उदाहरण इतिहास में दर्ज है, लेकिन वो इतिहास, वो सत्य आपके सामने नहीं लाई दिया जाता। हमारे साथ मनमत देशपांडे है जो कि सावरकर पर जी का रिसर्च करते हैं। क्या कहेंगे मनमत? सावरकर जी के बारे में कई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को जनरली मालूम नहीं। उनमें से कुछ है कि जिस कांग्रेस के कुछ लोगों के ये आरोप है कि सावरकर जी ने अंडमान की सजा होने के बाद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना छोड़ दिया, जो कि गलत है, क्योंकि 1910 से 1937 27 साल वो जेल में थे। अब जो आदमी 27 साल अंडर साइड में से 1924 तक के तो एक्चुअल जेल में थे और 1924 से 1937 तक वो हाउस अरेस्ट में थे। इतने साल उन्होंने जेल में बिताए, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सीधा कहा कि पूर्ण स्वराज्य हमारा एम होना चाहिए। सन 1900 में जब वो मात्र 17 साल के थे, कांग्रेस ने पहली बार आजादी की, पूरी आजादी की मांग 1929 में की। कांग्रेस की स्थापना 1885 में और पूर्ण स्वराज्य की पहली मांग 1929 में पूरे 44 साल के बाद हुई लाहौर सेशन में, जबकि सावरकर जी ने ये मांग 17 साल की उम्र में 1900 में पहली बार की। यही दिखाता है क्या फर्क था। बिल्कुल, आपके पास दोबारा आएंगे। हम सावरकर जी का एक वीडियो आपके सामने दिखाते हैं जो स्वदेशी की बात गांधी के नाम पर उनकी एक धोती दिखाकर कांग्रेस करती है। ये बात सावरकर ने कब की थी और कब विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, देखिए। हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े करेंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। ये केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही जला रहे हैं। सभी विदेशी वस्तुओं को इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे मातरम। विदेशी कपड़ों की होली जलाकर तुमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत दिया है। अगर हम उस देश में बनाया कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो उनका हम पर शासन करना व्यर्थ हो जाएगा। वो तो घबरा जाएंगे। ये सब आपकी प्रेरणा का फल है। केसरी पत्रिका में आपके लेख पढ़कर ही हम इस योग्य हुए हैं। विनायक, अभिनव भारत के अंतर्गत पुणे के लोगों को जो तुमने इकट्ठा किया है, यह अद्भुत कार्य है। अब मैं चाहता हूं कि शत्रु के गढ़ में जाकर मैं ये काम करूं। अच्छा, इसका अर्थ है तुम लंदन जाना चाहते हो? हां, हम लोग इसी संबंध में आपसे बात करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं एक दुविधा में हूं। अगर मैं लंदन चला गया तो यहां अभिनव भारत का संगठन बिखर जाएगा। नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुझे आपका पथ प्रदर्शन मिला तो मैं सब करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तात्या लंदन जाएं और बैरिस्टर बनकर लौटें। हमने श्यामजी वर्मा का विज्ञापन पढ़ा है। वो सच्चे देशभक्त हैं। श्यामजी वर्मा लंदन में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनके नाम पत्र दूंगा। तुम्हारा लंदन में रहने का सारा प्रबंध वही करेंगे। इंडिया हाउस नाम की जगह में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था की है। विनायक, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जी। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के बाहर की भूमि का उपयोग कर हिंदुस्तान में क्रांति की आग जलाई। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर चलने वाले क्रांति के आंदोलन के लिए पहला पिस्तौल विदेशी जमीन से भेजा, वो भी पुस्तकों को काटकर उसके अंदर रखकर वो भारत के क्रांतिकारियों तक पहुंच सकता था। मदन लाल ढींगरा जैसा क्रांतिकारी जिसने गोरे अंग्रेज को लंदन में मार गिराया, उसकी प्रेरणा सावरकर थे। भगत सिंह, जिनका कि आज हम शहीद आजम भगत सिंह नाम लेते हैं, इनकी प्रेरणा विनायक दामोदर सावरकर थे। सावरकर जी के जिस पुस्तक पर प्रकाशन के पहले ब्रिटिश सरकार ने 100 से ज्यादा देशों में बैन किया था, उस पुस्तक का प्रकाशन गैर कानूनी तरीके से करवाकर देशभक्तों में बांटने का काम पहली आवृत्ति के तौर पर भगत सिंह ने किया था। दूसरी आवृत्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रकाशित की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सेना का कार्य करने और गांधी के इस षड्यंत्री रास्ते से बाहर जाकर हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए रास बिहारी बोस से मिलवाने का काम भी सावरकर जी ने किया। सावरकर जी के ऐसे इतने काम हैं और इतने बड़े नाम हैं जो कि इस देश के तमाम क्रांतिकारियों की प्रेरणा सावरकर रहे। लेकिन
ये प्रेरणा गांधी नेहरू परिवार को गुजा पसंद नहीं है और इसलिए इसके खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है। सावरकर जी ने लंदन जाने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन अपने घर में भी उसको लेकर बात करना जरूरी था। यह संवाद हम आपको दिखाते हैं जब घर में उन्होंने लंदन जाने के लिए बात की। देखिए, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता उन्हीं के गढ़ में जाकर उन्हीं को ललकारोगे? मुझे तो भय लग रहा है। तात्या की डील डॉल देखकर उनके संकल्पों को छोटा मत समझो। भाभी, सभी युवक इनको अपना नेता मानते हैं। मैंने तो बस अपने मन की बात कह दी। भाभी, तुम ये मत समझना कि मैं किसी लड़ाई पर जा रहा हूं। तुम तो इस बात की कल्पना करो कि जब मैं बैरिस्टर बनकर लौटूंगा तब कैसा लगूंगा। सूट बूट टाइप पहने कितना रौब होगा मेरा, और फिर भाव तो आपका ही बढ़ेगा ना। इसका जितना भाव बढ़ेगा मेरे लिए उतनी कठिनाई होगी। तात्या, तिलक जी ने तुम्हें दोपहर को दोबारा बुलाया था, कुछ कहा उन्होंने? मुझे समझा रहे थे कि जाने से पहले ऐसा कोई काम ना करना कि सरकार तुम्हें जाने से रोक दे। भाऊजी का किसी को क्या पता कब क्या कर जाए। लेकिन अब क्या होगा? कल तो यहां से निकल ही जाना है। मैं समझता हूं कि सरकार मेरे जाने से खुश है। वो समझती होगी कि मुझे लंदन जाकर सद्बुद्धि आ जाएगी। क्या पता आ ही जाए। देखा तात्या, सब आशा करते हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि आए। जब मैं वापस आऊंगा तो सभी को देखकर बहुत निराशा होगी कि मुझ में कोई अंतर नहीं आया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहना भाऊजी। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तुम कुलदीपक हो, तुम्हारा प्रकाश समुंदर पार से भी इस घर में आएगा। इस कुलदीपक ने राष्ट्र का दीपक सीमा पार जलाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को जलाने का निर्णय किया था, और जिनके राज पर सूरज नहीं डूबता ऐसे ब्रिटिशों के हेडक्वार्टर में जाकर उनको ललकारने और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने का संकल्प लिया था। ब्रिटिश सरकार भी इस छोटे से सावरकर के लंदन आने से डरी हुई थी। एक ऐतिहासिक संवादों के आधार पर निर्मित यह वीडियो हम आपको दिखाते हैं। Vinayak Damodar Savarkar is coming here to become a barrister. Sir, there are so many Indian boys studying here. But he's not like them. Middle class family से है। बाल गंगाधर तिलक की रिकमेंडेशन पर उसे श्यामजी कृष्ण वर्मा की और से स्कॉलरशिप मिला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा? वो तो अंग्रेजों के खिलाफ है। He writes against us. तब तो अच्छा हुआ हमको सावरकर के बारे में पता चला। इस लेटर के साथ विनायक दामोदर सावरकर के बारे में वो रिपोर्ट भी है जो पूना के पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे के गवर्नर को भेजी थी। इसमें लिखा है सावरकर नौजवानों को बगावत करने के लिए इकट्ठा करता रहा है, उन्हें भड़काता रहा है और पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स लिखता रहा है जिसको पढ़कर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हुई है। He is a firebrand. Then he has to be chased closely, sir. Yes, ऐसा डेंजरस इंजन अगर आम लोगों के बीच यहां अपना प्रोपेगेंडा करेगा तो इंडिया में हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा होगी। स्कॉटलैंड यार्ड को खबर कर दो एटा, उसके हर मूवमेंट को वॉच करो। मनमत के पास चलते हैं। मनमत, क्यों आखिर कांग्रेस इतना षड्यंत्र और नीचता दिखा रही है? जी, अब एक बात तो स्पष्ट है कि जीवित काल में भी कांग्रेस के विरोधी थे। अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उनकी विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ थी। इसलिए और जो पार्टी साधारणतः अगर आप देखेंगे इवन कांग्रेस बैकग्राउंड के जो लोग थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर हेडगेवार, इनको भी कांग्रेस कभी पूरा श्रेय नहीं देती। तो अपनी परिवार और पार्टी के विरोधी सावरकर वो कैसे देंगे? लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1910 में जब सावरकर को इंग्लैंड में गिरफ्तार किया गया था तो उनके वकीलों ने कोशिश की कि उनकी केस भारत में ट्रांसफर न हो, क्योंकि अगर भारत में ट्रांसफर होती तो बहुत कड़ी सजा मिलती।
तो वो कोशिश कर रहे थे कि इंग्लैंड में ही ट्रायल चले। इसके लिए कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की सावरकर के लिए। उनके ब्रिटिश सपोर्टर भी थे, जैसे डेविड ग्रेनेड। तो उस समय निरंजन पाल जी जवाहरलाल नेहरू के पास गए, जो उस समय कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, 21 साल के नेहरू। उस समय 1910 में नेहरू ने इस कॉज के लिए एक पैसा देने से इनकार किया है। मात्र 21 साल के धनी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन धर्मपुर के जो प्रिंस थे चरण देवी जी, इन्होंने 500 रुपए उस जमाने के दिए। तो जो कांग्रेस का सावरकर जी से जो शत्रुत्व है वो 1910 से चलता आ रहा है। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने पैसे नहीं दिए। ये तो कुछ भी नहीं। एक आखिरी पॉइंट, खानदानी दुश्मनी अभी भी जारी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आकाश चौधरी रुद्रपुर से। मेरा कहना यह है, कांग्रेस का स्टैंड है क्या? कल से खबर चल रही कि इंदिरा गांधी ने जो है तारीफ की थी, इनकी देशभक्त बताया था, योगदान बताया था सावरकर जी को, उनका देश में बहुत बड़ा रहा। तो फिर वो 20-25 साल बाद फिर ये कांग्रेस की सोनिया गांधी को इसमें कहाँ बुराई नजर आ गई? गद्दार कैसे हो गए? गद्दार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसा ही जो है भगत सिंह के साथ है। एक दिन उनका मंत्री कहता है, सॉरी नेता कहता है कि मतलब वो जो है कन्हैया लाल है, और अगले दिन उसका फोटो चिपका देते हैं कि ये तो जो है क्रांतिकारी। इसका स्टैंड है क्या? मैं देश पांडे। धन्यवाद। सावरकर के बारे में ही नहीं, जिस भगत सिंह का एक कॉलर नाम दे थे, उसके बारे में भी कांग्रेस की नीति क्या रही है हम जानते हैं। कांग्रेस खास करके नेहरू और गांधी जी अगर चाहते तो निश्चित तौर पर भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं रोकी, क्योंकि उनको गांधी के रास्ते के सिवा दूसरे रास्ते पर जाने वाले लोग मंजूर नहीं थे, आज भी मंजूर नहीं है। और जिस भगत सिंह की वाह वाह और उदो उदो करने की बात कर रहे हैं, उस भगत सिंह को 2013 तक आतंकवादियों की सूची में रखने और शहीदों की सूची में न रखने का पाप इसी कांग्रेस ने किया है। सावरकर का अगला वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो लंदन में अपने क्रांति के जिन संकल्पों को पूरा करने गए थे, उसको मदन लाल धिंगरा और वहां के युवाओं के साथ कैसे आगे बढ़ाते देखिए। ये बताने आया हूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पता चला है जहां बहुत से हिंदुस्तानी लड़के आकर बैठते हैं। तुम चाहो तो वहां चलें? चलो अभी चलते हैं। हम उन हिंदुस्तानी लड़कों को यहां इंडिया हाउस बुलाएंगे। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलो चलो उधर बैठते हैं। Hey, you! Indians that side, that side, go there. Why should we go there? This side English, Indians that side. No, sorry, मैं यहीं बैठूंगा। तुम इधर बैठेगा तो I will throw you out. अरे इससे झगड़ा करने में क्या फायदा? चलो तुम उधर आकर हमारे पास बैठो। आओ आओ। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा ही नहीं। चलो हरनाम, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। लगता है कोई नया है, मगर दम है उसमें। आओ उससे मिलते हैं। चलो। अंग्रेज के 25 साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो उसके दांत तोड़ देता। अच्छा किया नहीं तोड़े, वो तुम्हारे भी तोड़ देता। अरे भाई आखिर इस झगड़े का क्या फायदा? तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हूं, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सहकर भी तुम वहां बैठे हो। यह सिर्फ हमारे देश का ही अपमान नहीं है, बल्कि सारी मानवता का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गया गुजरा समझते हैं। अगर तुम अपने आप को इतना ही गैरत वाला समझते हो तो यहां आए क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग हमारे देश के मालिक हैं? ये इसलिए हमारे देश के मालिक हैं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा आत्मगौरव मर चुका है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। इसीलिए तो ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अगर चंद हजार अंग्रेज हिंदुस्तान जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, तो क्या 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं सकते? उन्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बिठा दिया जाता है। ऐसा तिरस्कार वो चुप रहकर कैसे सहन करते हैं? वास्तव में जब हमारा स्वाभिमान सो चुका था, तब हमें गुलाम बनाया गया था। और क्योंकि अब हम सदियों से गुलाम हैं, तो अपने स्वाभिमान को जगाने का हमें साहस ही नहीं होता। चलो हरनाम,
अगर मैं कुछ देर और यहां खड़ा रहा तो अपने ही भीतर की आग से जल जाऊंगा। सुनो दोस्त, तुम्हारा ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। जाने से पहले अपना नाम नहीं बताओगे? मैं विनायक दामोदर सावरकर। यह हर नाम है। हेलो। और तुम? मैं मदन लाल ढींगरा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए सावरकर का। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि हिंदुस्तान के इस भारत माता के लाल के तौर पर विरला है, जो एक अच्छा कवि था, जो एक अच्छा लेखक था, जो एक अच्छा नाटककार था, जो एक अच्छा बुद्धिजीवी था। अच्छा, क्या ऐसी चीज नहीं थी जो सावरकर में नहीं थी? हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसे सारे गुणों और रूपों की बात करते हैं, मां भारती ने अपने आजादी के लिए वीर सावरकर जैसे एक सुपुत्र को जन्म दिया था। वो जब लंदन गए तो उस लंदन में उन्होंने युवाओं के साथ हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्रांति का काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि हमारी मन की भावनाएं हीन होकर मारी जा चुकी है और इसलिए उसमें स्वाभिमान जगाना जरूरी है, तो सत्य का प्रकाश करना जरूरी था। तो उन्होंने 1857 के उस लड़ाई को निकाला। 1857 में जो मंगल पांडे ने शुरू किया, तात्या टोपे और झांसी के रानी ने लड़ा युद्ध था, उसको ब्रिटिशर्स और भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी सैनिकों का विद्रोह या एक छोटी सी लड़ाई का रूप दे रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन के तमाम लाइब्रेरियों में बैठकर लंबा रिसर्च किया और पहली बार उस विद्रोह को उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान के स्वतंत्र समर के तौर पर, ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध के तौर पर। और उस पुस्तक की ऐसी चर्चा रही कि उस पुस्तक को छपने के पहले ही ब्रिटिशों के 100 के ज्यादा देशों में उस पर बैन हो गया। यह शायद दुनिया की पहली ऐसी पुस्तक थी जो छपी भी नहीं थी और केवल इरादों के और लेखकों के नाम के आधार पर उसको बैन किया गया। लेकिन उसको हॉलैंड में जाकर सावरकर जी के मित्रों ने छपवाया। सावरकर भी फ्रांस गए, पेरिस गए, वहां की मदद ली और पुस्तकों को हिंदुस्तान तक और दुनिया के कई देशों में पहुंचाया। भारत के उस आजादी के युद्ध को उन्होंने एक नया नारा और रूप दिया। उसके बाद जब वो लंदन पहुंचे तो उनको कई झूठे केसों में फंसाकर ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट किया। उसके बाद उनको पानी के जहाज से जब भारत लाया जा रहा था तो उन्होंने समुद्र के अंदर ऐसी छलांग लगाई जो दुनिया में तैरकी के होने वाले, पानी में तैरने के तमाम जितने कंपटीशन होते हैं उनमें किसी में भी जितनी लंबाई की तैराक नहीं होती, उतनी तैराकी भारत माता की आजादी के लिए इस एक तैराक ने की थी, और वो भी सीवेज लाइन से बाहर कूदकर समुद्र में, किसी तालाब में नहीं। क्या हुआ, कैसे, देखिए। भाग निकला तो सारे यूरोप के लोग दंग रह जाएंगे, ब्रिटिश सरकार को धिक्कारेंगे, सब भारत की प्रशंसा करेंगे, क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये रिस्क उठाना ही चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। टॉयलेट। टेक हिम। कम ऑन। गो।
taking you so long? I said open the bloody door! Hurry up, open the door! I think there's something wrong. What's the problem? He's taking too much of time. He doesn't seem to open the door. I said open the door immediately! Break open the glass, right away! Oh no! Holy shit, he's gone! ये जो समुंदर के अंदर उन्होंने छलांग मारकर खुद को डुबाया, उससे उन्होंने भारत माता के आजादी के सपने जो 7 समुंदर के नीचे गए थे उसको ऊपर लाया। और दुनिया के पूरे पृथ्वी पर कभी भी कहीं पर जिनका सूरज नहीं डूबता था, ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य को 7 समुंदर के नीचे डुबो दिया। सावरकर की यह छलांग इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी, लेकिन इस छलांग को प्रतिष्ठा नहीं मिली, इसको मान्यता नहीं मिली, इसको प्रसिद्धि और सम्मान नहीं मिला जो गांधी के छोटे से अनशन को मिलता था, क्योंकि राजसत्ता का आश्रय सावरकर की छलांग के साथ नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के हृदयों का आश्रय था। यह छलांग आज भी सावरकर की हिंदुस्तान के हृदयों में है और उसी का डर कांग्रेस को है, और इसलिए सावरकर को हिंदुस्तान के मन से निकालने के लिए मनमाने ढंग से उनकी बदनामी हो रही है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। हाँ, सुरेश जी शिवा बोल रहा हूँ पीछे से। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, मेरा कहना है कि राहुल और सोनिया ये क्या सर्टिफिकेट देंगे कौन देश प्रेमी और कौन देशद्रोही है? या तो ये इंदिरा गांधी तक तो ठीक था कि खून में कोई मिलावट नहीं था, लेकिन राहुल और सोनिया इनके खून में क्या हिंदुस्तानी खून है? बिल्कुल, और इसी का परिणाम इस देश के तमाम राष्ट्र महापुरुषों के खिलाफ कीचड़ उछलकर दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि सावरकर जी की पत्नी जब उनको जेल में मिलने आई तो उन्होंने क्या कहा। तुमने मुझे पहचान लिया तो फिर इन कपड़ों से क्या शिकायत? जच रहे हैं ना मुझ पर? खुद ही तो इन्हें अंगीकार किया है, और फिर कपड़ों से क्या होता है? मनुष्य तो वही रहता है ना। विवाह के बाद बेटे बेटियों की संख्या बढ़ाना ही क्या संसार है? ऐसा संसार तो चिड़िया और कौवे भी बना लेते हैं। 4 परिवारों को कष्ट में डालकर हजारों लाखों परिवारों का कल्याण हुआ तो क्या बुरा हुआ? भारत माता जब दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होगी तो ये सारे कष्ट किसे याद रहेंगे?
मुझे तो बस इस बात का दुख है, जब नन्ना प्रभाकर चला गया उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। अब ऐसे प्रसंग क्या गांधी परिवार ने अपने जीवन में कभी देखे हैं? क्या ये दुख और ये दर्द उन्होंने कभी बांटा है? ब्रिटिशर्स, मैं उन चीज़ों का उल्लेख आज के कार्यक्रम में नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में आगे चलकर इसको ज़रूर करूंगा अगर ये हरकत कांग्रेस ने दोबारा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? चंद्रभूषण मिश्रा, सोशल वर्कर, मुंबई से बात कर रहा हूँ। हाँ, इस वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव के मामले में जो, हेलो, बोलते रहिए। हाँ, ये जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं इसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा कहना ये है कि आज की तारीख में जो ये हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है, भारत का इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है, महात्मा गांधी के बारे में जो बताया जा रहा है, पंडित नेहरू के बारे में जो बताया जा रहा है, इसको सुधार किया जाए, इसको सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश में सच्चा इतिहास कभी पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि सच्चा इतिहास लिखने वाले कम थे, लिखने वाले चाटुकार थे, और चाटुकारों ने लिखी हुई तमाम झूठी कहानियां लोगों के सामने परोसी गई। इस दुख और इस दर्द को नहीं दिखाया गया। ये जो वीडियो आप मेरे पीछे देख रहे, विनायक दामोदर सावरकर रोज 30 किलो तेल कोल्हू के चक्कर काटकर बैल के जगह पर उनको बांध कर निकाला जाता था। ऐसा उन्होंने कितने साल किया। क्या ये दुख कांग्रेस के किसी नेता ने झेलाए? क्या आज सावरकर पर सवाल उठाने वाले किसी को कोल्हू के साथ जोड़कर भी देखने की बात आएगी तो धर्म बदलने के लिए और गुलाम होने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि संघर्ष की भावना उनमें नहीं है। खुद नहीं कर सकते तो कम से कम जिन्होंने किया उनका सम्मान तो करो, और सम्मान भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत करो। लेकिन ये बात उनको नहीं जचती है। इसका एक मूलतः और एक कारण है, वो है गांधी के विचारों के साथ सावरकर के विचारों का विरोधाभास। सावरकर एक पक्के राष्ट्रभक्त और इस माटी से जुड़े विचारों की बात करते हैं। जब खिलाफत आंदोलन में गांधी गए तो सावरकर ने उस पर सवाल उठाए। कैसे? देखिए, ने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन? नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ। जनाब, आपको कितने वर्षों की कैद हुई है? 50 वर्षों की। 2 उम्र कैद हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया
कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए? क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई? हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? यहां से उनको लगा कि जो मुसलमान गांधी के साथ या किसी के साथ आंदोलन की बात कर रहा है वो तो अपने खलीफा के लिए कर रहा है। इस पूरे संवाद को सुनकर आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे और इसलिए इस हिंदुस्तान के सामने हिंदुत्व का सही प्रकाश आना जरूरी था। सावरकर ने उसको लिखने का काम किया। हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं। हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सकें कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सारभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वो सीखचों के बीच में से कैसे बाहर निकल गया और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। उधर अंग्रेज सरकार अपार जन समर्थन के दबाव से मजबूर होकर विनायक दामोदर सावरकर को रिहा करने पर विवश हो गई। बंबई राज्य के गवर्नर खुद जेल में उनके पास आए और उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें जिस नगर में रखा जाएगा वे वहां से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त कि वे किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक सामाजिक संगठन आरएसएस 1925 में उसकी स्थापना के समय उसके आसपास वीर दामोदर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार की भेंट हुई। उसका मैं पहले क्रांतिकारियों में भी था, फिर गांधी जी के रास्ते पर भी चला, परंतु खिलाफत के कारण वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। आपकी पुस्तक ने तो वो सब कुछ कह डाला जो मेरे मन में था। आपने छद्म नाम भी खूब रखा, मराठा। मैं उसे छद्म नाम नहीं, अपनी वास्तविकता कहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी गतिविधियों से भली भांति परिचित हूं। आप वही कर रहे हैं जिसकी कल्पना मैंने भी की है। आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय के अनुसार तैयार करना बड़ा आवश्यक है। किंतु सरकार ने आपको राजनीति में भाग लेने से मना कर रखा है। मैं क्रांतिकारी हूं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। जिस सरकार ने राजनीति में भाग न लेने की मुझ पर पाबंदी लगाई है, वो नहीं जानती कि राजनीति से ना तो समाज अलग है और ना धर्म। हिंदुत्व की कल्पना साकार होगी तो राजनीति में भी बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है, और ये लड़ाई बहुत कठिन है। जिस छुआछूत का क्रेडिट गांधी को देने की बात हमेशा कांग्रेस करती है, उस छुआछूत के लिए हिंदुस्तान के किसी दलित नेता ने नहीं तो सबसे पहले सावरकर ने आंदोलन किया था और मंदिर में दलितों को लेकर प्रवेश करने के लिए पहला आंदोलन सावरकर ने करता हुआ यह वीडियो। अगर आप इन लोगों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल हुए तो दंगा होने का खतरा है, इसलिए मैं आपको। आप मुझे इन लोगों से बात करने की अनुमति तो दे सकते हैं? ये कैसी विडंबना है
अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहां इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा। इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है। आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो। हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। 4 वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो। इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता। इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो। अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। यह विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं। वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। चलो, आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। बोला कुंडली के हाँ। सावरकर जानते थे कि समग्र हिंदू को एक करे बगैर आजादी की लड़ाई को लड़ना नामुश्किल है, और इसलिए उन्होंने सबको एक करने का बहुत बड़ा काम किया। यह एक ही दोबारा मोदी के बहाने हुई है, जिसको तोड़ने के लिए दलित और हिंदू ये 2 पार्ट करके इनमें भेद पैद करना जरूरी है, और इसलिए सावरकर को नकारना जरूरी है। यह कांग्रेस की मूल रणनीति है। गांधी और सावरकर जी की उनकी भी जो भेंट हुई उसमें हुई चर्चा के बगैर आज का कार्यक्रम अधूरा है, और इसलिए समय भले भी ज्यादा लगे हम आपको ये मुलाकात जरूर दिखाएंगे। देखिए, रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझनें बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई। वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं।
अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म हो। गांधी के अहिंसा के रास्ते पर भी सावरकर नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। अहिंसा के बारे में गांधी को निरुत्तर करने वाला यह संवाद देखिए। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। गांधी घराने की दुख कहां पर है, अब रग दुखती रग कहां है, समझ रहे होंगे। एक अंतिम वीडियो आपके सामने दिखाता हूं। भारत माता के दूसरे महत्वपूर्ण सुपुत, जिन्होंने इस देश के बाहर जाकर सेना बनाई और आज़ादी का आंदोलन में परवान चढ़कर सचमुच में ब्रिटिश भागने के लिए जिस महानायक का सबसे बड़ा नाम लेना चाहिए, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो भी सावरकर से प्रेरणा लेते हैं। उनको मिलने रत्नागिरी में सुदूर गए थे। क्यों, कैसे और क्या संवाद हुआ, देखिए। जिन्ना से मिलकर आ रहा हूं। विश्व युद्ध हमारे सामने है, तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है। इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे। मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा,
उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। रास बिहारी बोस का पत्र है जापान से। विचित्र बात है, वो आपको पत्र लिखते हैं? उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हां इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूकें उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। रास बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है। अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सावरकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रेरणा थे और आजाद हिंद की कल्पना भी सेना की उन्होंने ही दी थी। ऐसे कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को जिन्होंने प्रेरणा दी, वो सावरकर आखिर कांग्रेस को शत्रु क्यों लगते हैं? इसके पीछे लंबा षड्यंत्र है। हम उस षड्यंत्र को उखाड़ फेंकने और उसका पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। कांग्रेस को पुनः आगाह करते हैं, अपनी राजनीति करने के लिए और वोट पाने के लिए हर राजनीतिक दल को हथकंडे अपनाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए महापुरुषों को बदनाम करने का अधिकार हम कदापि नहीं देंगे। और अगर ऐसी हरकत कांग्रेस से हुई तो राजनीतिक जो करना है करे। एक राष्ट्रवादी चैनल होने के नाते हम कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।